चैप्टर 42 अभियान। अगली सुबह पेड़ों के बीच से छनकर आती हुई दिन की रोशनी ने एमिलिन को उस तंबू में जगा दिया जिसे उन्होंने घर के निर्माण के दौरान बनाया था। यहाँ भोर द्वीप के दूसरे हिस्से की तुलना में देर से हुई, जो पूर्व की ओर था, देर से और एक अलग तरीके से, क्योंकि एक जंगली पहाड़ी पर भोर होने और समुद्र के ऊपर भोर होने में जमीन आसमान का अंतर होता है। दूसरी ओर रेत पर बैठे हुए चट्टान का टूटना, जो पूर्व की ओर है, आपके सामने है। जैसे ही पूर्व का रंग बदलेगा, समुद्र रेखा में आग लग जाएगी, आकाश नीले रंग के एक असीम शून्य में प्रकाशित हो जाएगा और सूर्य की रोशनी लैगून में भर जाएगी। प्रकाश की लहरें पानी की लहरों का पीछा करती हुई प्रतीत होंगी। इस तरफ यह अलग था। आकाश अंधकार में और तारों से भरा होता और जंगल, मखमली छाया के विशाल स्थान। फिर आटू की पत्तियों के बीच से एक आह निकलती और ब्रेड फ्रूट की पत्तियां चटकती और चट्टान की आवाज धीमी हो जाती। जमीन की हवा जाग गई थी और थोड़ी देर में, जैसे कि उसने उन्हें उड़ा दिया हो, ऊपर देखने पर आप पाएंगे कि तारे गायब हो गए हैं और आकाश हल्के नीले रंग का पर्दा बन गया है। भोर के इस अप्रत्यक्ष आगमन में कुछ ऐसा था जो अवर्णनीय रूप से रहस्यमय था। कोई देख सकता था, लेकिन जो चीजें दिखाई देती थीं वे अनिश्चित और अस्पष्ट थीं, ठीक वैसे ही जैसे वे अंग्रेजी गर्मियों के दिन की शाम में होती हैं। एमिलिन अभी उठी ही थी कि डिक भी जाग गया और वे घास के मैदान में चले गए और फिर पानी के किनारे पर उतर गए। डिक तैरने चला गया और लड़की बच्चे को पकड़े हुए किनारे पर खड़ी होकर उसे देख रही थी। हमेशा एक बड़े तूफान के बाद द्वीप का मौसम ज्यादा ताज़ा और उत्साहपूर्ण हो जाता था और आज सुबह हवा में वसंत की भावना भरी हुई लग रही थी। एमिलिन ने इसे महसूस किया और जब उसने तैराक को पानी में मस्ती करते देखा तो वह हंसी और बच्चे को ऊपर उठाकर उसे देखने लगी। वह फीकी थी। जंगल से आने वाली सभी तरह की मीठी खुशबू से भरी हवा ने उसके काले बालों को उसके कंधों पर उड़ा दिया और घास के मैदान के पार जंगल के ताड़ के पत्तों पर आने वाली सुबह की पूरी रोशनी ने उसे और बच्चे को छू लिया। प्रकृति उन्हें दुलार रही थी। डिक किनारे पर आया और फिर हवा में खुद को सुखाने के लिए इधर उधर भागा। फिर वह नाव के पास गया और उसकी जांच की, क्योंकि उसने आधे दिन के लिए घर की इमारत को छोड़ने और पुरानी जगह पर नाव चलाने का फैसला किया था ताकि ये देख सके कि तूफान के दौरान केले के पेड़ों का क्या हाल हुआ था। उनके बारे में उसकी चिंता पर आश्चर्य नहीं होना चाहिए था। द्वीप उसका भंडार था और केले खाने की सबसे कीमती वस्तु थे। उनके बारे में उसके मन में एक सावधान गृहस्वामी की सारी भावनाएं थीं, और जब तक वह खुद नुकसान की सीमा नहीं देख लेता तब तक वह चैन से नहीं बैठ सकता था। अगर कोई नुकसान हुआ था। उसने नाव की जांच की और फिर वे सभी नाश्ते के लिए वापस चले गए। अपने जीवन में उन्हें बहुत सोच समझकर काम लेना पड़ता था। उदाहरण के लिए, वे नारियल के सभी छिलकों को अलग रख देते थे जिन्हें वे ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते थे, और आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते कि नारियल के छिलकों में कितनी चमक होती है जब तक आप उसे जलते हुए नहीं देखते। कल डिक ने अपनी सामान्य समझदारी के साथ तूफान की बारिश से भीगी हुई लकड़ियों का एक ढेर धूप में सुखाने के लिए रख दिया था। परिणामस्वरूप आज सुबह उनके पास आग जलाने के लिए बहुत सारा ईंधन था। जब उन्होंने नाश्ता समाप्त कर लिया तो उसने केले काटने के लिए चाकू लिया, यदि काटने के लिए कोई केले बचे हों, और भाला लेकर वह नाव पर चला गया। उसके पीछे एमिलिन और बच्चा भी थे। डिक नाव में चढ़ गया था और उसे खोलकर धक्का देने ही वाला था कि एमिलिन ने उसे रोक दिया। डिक, हाँ, मैं आपके साथ जाऊंगा। तुम? उसने आश्चर्य से कहा। हाँ, अब मुझे डर नहीं लगता। यह एक तथ्य था। बच्चे के जन्म के बाद से ही उसके मन में द्वीप के दूसरी ओर का भय खत्म हो गया था, या लगभग खत्म हो गया था। मृत्यु एक महान अंधकार है, जन्म एक महान प्रकाश है, ये दोनों बातें उसके मन में घुल मिल गई थीं। अंधकार अभी भी था, लेकिन अब वह उसके लिए भयानक नहीं था, क्योंकि उसमें प्रकाश समा गया था। इसका परिणाम एक उदास लेकिन सुंदर और भय के रूपों से रहित संध्या थी। सालों पहले उसने एक रहस्यमयी दरवाज़ा बंद होते हुए देखा था और एक इंसान को हमेशा के लिए दुनिया से बाहर कर दिया था। इस नज़ारे ने उसे अकल्पनीय भय से भर दिया था, क्योंकि उसके पास उस चीज़ के लिए कोई शब्द नहीं थे,
कोई धर्म या दर्शन नहीं था जो इसे समझा सके या इसे छिपा सके। अभी हाल ही में उसने एक ऐसे ही रहस्यमयी दरवाजे को खुलते हुए देखा था और एक इंसान को अंदर आने दिया था, और उसके मन की गहराई में, जहां सपने थे, एक महान तथ्य ने दूसरे को समझाया और उचित ठहराया था। जीवन शून्य में गायब हो गया था, लेकिन जीवन वहां से आया था। शून्य में जीवन था, और यह अब भयानक नहीं था। संभवतः सभी धर्मों का जन्म उस दिन हुआ था जब प्रागैतिहासिक समुद्र के किनारे एक चट्टान पर बैठी किसी महिला ने अपने नवजात शिशु को देखा होगा और अपने मारे गए पति को याद किया होगा। इस प्रकार उसने जादू को बंद कर दिया होगा और भविष्य की स्थिति के विचार को कैद कर लिया होगा। एमिलिन बच्चे को गोद में लिए हुए छोटी नाव में चढ़ी और पिछले हिस्से में बैठ गई, जबकि डिक ने धक्का देकर नाव को आगे बढ़ाया। उसने अभी अभी नाव के स्कल्स निकाले ही थे कि एक नया यात्री आ गया। वह कोको था। वह अक्सर उनके साथ रीफ तक जाता था। हालांकि अजीब बात यह है कि वो कभी भी अपनी मर्जी से अकेले वहां नहीं जाता था। उसने उनके ऊपर एक या दो चक्कर लगाए और फिर धनुष में गनवेल पर बैठ गया और वहां बैठ गया, कुबड़ ऊपर की ओर, और अपने लंबे कबूतर के रंग के दुम के पंखों के साथ पानी की ओर बढ़ा। नाव चलाने वाला किनारे के करीब ही था, और जैसे ही वे जंगली नारियल से सजे छोटे से केप के चारों ओर घूमे, झाड़ियों ने नाव को छू लिया और बच्चा, उनके रंग से उत्साहित होकर, उन्हें अपने हाथ बढ़ाए। एमिलिन ने अपना हाथ बढ़ाया और एक शाखा तोड़ी, लेकिन ये जंगली नारियल की शाखा नहीं थी जिसे उसने तोड़ा था। ये कभी न जागने वाले जामुन की शाखा थी। जामुन जो एक आदमी को सोने के लिए मजबूर कर देते हैं। अगर वो उन्हें खाए, सो जाओ और सपने देखो और फिर कभी न जागरें। इन्हें फेंक दो, डिक चिल्लाया, जिसे सब याद आ गया। मैं 1 मिनट में आऊंगी, उसने जवाब दिया। वो उन्हें बच्चे के सामने उठा रही थी, जो हंस रहा था और उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहा था। फिर वो उन्हें भूल गई और उन्हें नाव के तल में गिरा दिया, क्योंकि कुछ जोर से कील से टकराया था और पानी चारों ओर उबल रहा था। नीचे एक भयंकर लड़ाई चल रही थी। प्रजनन के मौसम में कभी कभी लैगून में बड़ी लड़ाइयां होती थीं, क्योंकि मछलियों में भी मनुष्यों की तरह ईर्ष्या होती है, प्रेम संबंध, दोस्ती। 2 बड़े आकार धुंधले ढंग से देखे जा सकते थे, एक दूसरे का पीछा करते हुए, और उन्होंने एमिलिन को भयभीत कर दिया, जिसने डिक से नाव चलाने की विनती की। वे उन सुखद तटों के पास से गुजरे जिन्हें एमिलिन ने पहले कभी नहीं देखा था, क्योंकि कई साल पहले जब वे वहां से गुजरे थे तो वे गहरी नींद में सो रहे थे। बस चलने से ठीक पहले उसने आटू वृक्ष के नीचे बने छोटे से घर की ओर देखा था, और जब वह अजीब से घास के मैदानों और पेड़ों के झुरमुटों को देख रही थी, तो उसकी तस्वीर उसके सामने उभर आई, और ऐसा लगा जैसे वह उसे वापस बुला रही हो। यह एक छोटी सी संपत्ति थी, लेकिन ये घर था, और वो बदलाव के लिए इतनी कम अभ्यस्त थी कि पहले से ही उसे एक प्रकार की घर पीड़ा होने लगी थी। लेकिन यह आते ही गायब हो गई, और वह अपने आसपास की चीजों को देखकर आश्चर्यचकित हो गई और उन्हें बच्चे को दिखाने लगी। जब वे उस जगह पहुंचे जहां डिक ने एल्बिकोर को हुक किया था, तो उसने अपनी पतवारों पर लटककर उसे इसके बारे में बताया। ये पहली बार था जब उसने इसके बारे में सुना था, एक तथ्य जो दर्शाता है कि वह किस तरह की बर्बरता में डूबा हुआ था। उसने डोंगियों के बारे में बताया था, क्योंकि उसे भाले का हिसाब देना था, लेकिन जहां तक शिकार की घटनाओं के बारे में बताने की बात है, तो उसने ऐसा करने के बारे में नहीं सोचा, जैसे एक लाल भारतीय अपनी पत्नी को भालू के शिकार की घटनाओं के बारे में विस्तार से बताने के बारे में नहीं सोचता। महिलाओं के प्रति तिरस्कार बर्बरता का पहला नियम है, और शायद किसी पुराने और गहन दर्शन का अंतिम नियम। उसने ध्यान से सुना, और जब शार्क की घटना की बात सामने आई तो वह कांप उठी। काश मेरे पास इतना बड़ा हुक होता कि मैं उसे पकड़ पाता, उसने पानी में देखते हुए कहा, मानो वह अपने दुश्मन की तलाश कर रहा हो। उसके बारे में मत सोचो, डिक, एमिलिन ने बच्चे को अपने दिल से और भी कसकर पकड़ते हुए कहा। आगे बढ़ो। उसने फिर से खोपड़ी चलाना शुरू कर दिया, लेकिन उसके चेहरे से पता चल रहा था कि वह अपने आप को ही घटना के बारे में बता रहा था। जब वे आखिरी प्रांत के चक्कर लगा चुके थे और चट्टान का किनारा और दरार उनके सामने खुल गई, तो एमिलिन ने अपनी सांस रोक ली। जगह कुछ सूक्ष्म तरीके से बदल गई थी,
सब कुछ पहले जैसा था, फिर भी सब कुछ अलग लग रहा था। लगून संकरा लग रहा था, चट्टान करीब थी, कोकोपाम लगभग उतने ऊंचे नहीं थे। वह वास्तविक चीजों की तुलना एक बच्चे द्वारा देखी गई यादों से कर रही थी। चट्टान से काला धब्बा गायब हो गया था, तूफान ने उसे पूरी तरह से बहा दिया था। डिक ने नाव को रेत पर किनारे पर खड़ा कर दिया और एमिलिन को नाव के पिछले हिस्से में बैठाकर खुद किले की तलाश में चला गया। वह भी उसके साथ जाती, लेकिन बच्ची सो गई थी। हन्ना की नींद की तस्वीर जागते समय से भी ज्यादा अच्छी थी। वह बिना पंखों, धनुष या तीर के एक छोटे भूरे रंग के कामदेव की तरह दिख रहा था। उसमें मुड़े हुए पंख की सारी खूबसूरती थी। नींद हमेशा उसका पीछा करती थी और सबसे अप्रत्याशित क्षणों में उसे पकड़ लेती थी, जब वह खेल रहा होता था या वास्तव में किसी भी समय। एमिलिन कभी कभी उसे एक रंगीन शंख या मूंगे के टुकड़े के साथ पाती थी जिसे वह अपने हाथ में लेकर खेल रहा था। उसके चेहरे पर एक खुशी का भाव था, जैसे कि उसका मन सपनों की दुनिया में किसी भाग्यशाली समुद्र तट पर अपनी सांसारिक गतिविधियों में लगा हुआ हो। डिक ने एक बड़ा सा ब्रेड फ्रूट का पत्ता तोड़कर उसे धूप से बचने के लिए दिया था और वह उसे अपने ऊपर पकड़े बैठी थी और सीधे अपने सामने सफेद धूप से चमकती रेत को देख रही थी। मन की उड़ान स्वप्न में सीधी रेखा में नहीं होती। जब वह बैठी थी तो सपने देख रही थी, उसे तरह तरह के रंगीन चित्र दिखाई दे रहे थे जो उसके सामने के दृश्य से याद आ रहे थे। जहाज के पिछले हिस्से के नीचे हरा पानी और उस पर शेनांडो शब्द स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित हो रहा था। उनका उतरना और सफेद रेत पर फैला हुआ छोटा सा चाय का सेट वह अभी भी प्लेटों पर चित्रित पैसी देख सकती थी और वह अपनी याददाश्त में शीशे के चम्मचों की गिनती कर रही थी। रात में चट्टान पर जलने वाले बड़े सितारे, क्लोरिकाउन और परियां, कुएं के पास पीपा जहां कोन्वोल्वुलस खिलता था और पहाड़ी की चोटी से दिखाई देने वाले हवा से उड़ते पेड़, ये सभी चित्र उसके सामने बह रहे थे। जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, एक दूसरे में घुल रहे थे और एक दूसरे की जगह ले रहे थे। उनके चिंतन में दुख था, लेकिन खुशी भी थी। उसे दुनिया के साथ शांति महसूस हुई। सारी परेशानियां उसे बहुत पीछे छूट गई लगती थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह महान तूफान जिसने उन्हें सुरक्षित छोड़ दिया था, ऊपर की शक्तियों का एक राजदूत था जो उसे उनकी सहनशीलता, सुरक्षा और प्रेम का आश्वासन दे रहा था। अचानक उसने देखा कि नाव के अगले हिस्से और रेत के बीच एक चौड़ी, नीली, चमकती हुई रेखा थी। नाव तैर रही थी।